दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम या फिर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले भी कई क्लासेस में हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन क्लासेस में आपको वे प्रश्न दिए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम जानेंगे कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा, आज हमारा पहला प्रश्न क्या है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के महत्व को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। लेकिन आप सोच रहे होंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 36 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने पिछले क्लास में 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मतलब क्या है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के महत्व ये आपको दिखाना है, ये आपको दर्शाना है। देखिएगा, शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में मानकर आगे चलता है या अग्रसर होता है। यह बात प्राचीन काल में नहीं थी, प्रचलित नहीं थी, क्योंकि उस समय क्या था, जातीय भेदभाव कुछ ज़्यादा ही था। इससे प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होता था कि वह समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रभाव से अब प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी रुचि तथा क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके, चाहे वह किसी भी जाति का हो, कैसा भी उसका रंग रूप हो, किसी भी लिंग का हो या फिर मतलब स्त्री हो या पुरुष हो। किसी भी भेदभाव अब किसी भी व्यक्ति के मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे। वह चाहे जैसा भी हो, वह अब शिक्षा प्राप्त कर सकता है शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रभाव से। तो दोस्तों, ये होता है इसका महत्व। अब अगला प्रश्न देखेंगे कि है शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों में अंतर कीजिए। जानेंगे व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है। यहाँ पर नन एक विद्वान है, इन्होंने कहा है कि शिक्षा का ऐसा वातावरण होना चाहिए जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके और व्यक्ति मानव जीवन को अपना मौलिक योगदान दे सके, क्योंकि मानव जगत में प्रत्येक अच्छाई व्यक्तिगत पुरुषों और स्त्रियों के लिए स्वतंत्र कार्यों के द्वारा दी जाती है। इसलिए उनकी शिक्षा, रुचि, योग्यता तथा झुकाव के आधार पर शिक्षा अलग अलग या फिर भिन्न भिन्न होनी चाहिए। ये है व्यक्तिगत उद्देश्य। आगे जानेंगे सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार व्यक्ति की अपेक्षा समाज या राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। समाज के हित में व्यक्ति को अपना सब कुछ बलिदान कर देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति है ये समाज का ही एक हिस्सा है। बचपन से लेकर के पूरे जीवन भर वह समाज में ही रहता है। काफ़ी कुछ व्यक्तियों को समाज से प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर कुछ समर्थकों ने शिक्षा की व्यवस्था ऐसी बताई है कि ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज के आदर्शों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा समाज की उन्नति भी हो सके। तो ये होता है सामाजिक उद्देश्य। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा कि धर्म निरपेक्षता की विशेषताएं क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो देखेंगे, पहली विशेषता है बुद्धिवाद का विकास करना, धार्मिकता में न्यूनता लाना, विभेदीकरण की वृद्धि करना, समानता यानी कि इक्वालिटी और वैधानिक अवधारणा। ये सारे जो पॉइंट हैं, ये सारे धर्म निरपेक्षता की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम वेरी शॉर्ट के तौर पर पढ़ रहे हैं, इसलिए ये आंसर आपको काफ़ी शॉर्ट लग रहा होगा। लेकिन मान लीजिए कि यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग में आ जाए या फिर शॉर्ट में आ जाए, तब आप क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो भी हेडिंग्स आपको दी गई हैं, जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, इसे आप पॉइंट्स लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे इसी को, और इसके अंतर्गत आप क्या करेंगे, अपने शब्दों में इसे बढ़ा चढ़ाकर लिख देंगे। तब आपका क्या हो जाएगा, एक लॉन्ग आंसर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट आंसर का लॉन्ग आंसर बना लेना है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है भारत में जनतंत्र या लोकतंत्र की शिक्षा में क्या भूमिका है। तो दोस्तों, 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त होकर के भारत ने जनतंत्र के सिद्धांतों से प्रेरित होते हुए स्वतंत्रता, समानता, बंधुता तथा न्याय के आधार पर जनतंत्रीय सरकार का गठन किया या फिर गठन हुआ। इसी गठन में ये घोषणा की गई कि 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और प्रत्येक राज्य सरकार सामान्य तथा
गूंगे, बहरे, लंगड़े या फिर मंद बुद्धि बालकों के लिए प्राथमिक, माध्यमिक या सभी प्रकार के विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर ये घोषणा की गई। अगला प्रश्न देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक से आप क्या समझते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है। आधुनिक तथा प्रचलित अर्थ में पाठ्य पुस्तक जो है ये सीखने का साधन है, लेकिन यह एकमात्र साधन बिल्कुल भी नहीं है। सीखने के और भी कई सारे साधन हैं, इसलिए आप पाठ्य पुस्तक को सीखने का एकमात्र साधन नहीं कह सकते। जिसका प्रयोग यानी कि पाठ्य पुस्तक का प्रयोग विद्यालयों तथा कॉलेजों में अनुदेशन कार्य को परिपूरित करने के लिए किया जाता है, जो कि सीखने वालों के हाथ में इस पाठ्य पुस्तक को सौंपा जाता है। तो ये होती है पाठ्य पुस्तक, इसका अर्थ। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम संरचना के प्रमुख आधार क्या हैं। देखिएगा, ऐतिहासिक आधार भी है, दार्शनिक आधार है, मनोवैज्ञानिक आधार है, सामाजिक और वैज्ञानिक आधार। ये कुछ आधार हैं पाठ्यक्रम संरचना के। उसी प्रकार से जैसे आपको हमने पहले बताया है कि अगर इस प्रश्न को आपको लॉन्ग में लिखना है तब आप इसे हेडिंग बना करके आप इसे अपने शब्दों में और भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये आंसर जो है लॉन्ग में बन जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले मुख्य घटक कौन कौन से हैं, ये बताइएगा। देखिएगा, शासन पद्धति कैसी है, ये भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। परीक्षा प्रणाली किस प्रकार की है, कैसी परीक्षा ली जा रही है, ये भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है। और देखेंगे सामाजिक परिवर्तन, अध्ययन समितियां और राष्ट्रीय आयोग तथा समितियां, ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम को काफ़ी प्रभावित करती हैं। तो ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक का महत्व बताइए। तो देखते हैं, शिक्षकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तक को वे क्या और किस प्रकार से पढ़ाएंगे, शिक्षक इसकी आधारशिला को बताया है। पाठ्य पुस्तकों के अभाव में आधुनिक शिक्षा पद्धति की कल्पना करना बिल्कुल भी कठिन है, क्योंकि आज के समय पाठ्य पुस्तक का काफ़ी महत्व है। जो पहले शिक्षा दी जाती थी पहले के समय में, या फिर वैदिक काल आप कह सकते हैं, वेदों के समय में, तब मौखिक शिक्षा प्रणाली थी, तब पुस्तकों का अभाव था, पेन पुस्तक नहीं होती थी, तब मौखिक रूप से गुरु शिक्षा देता था। लेकिन आज के समय में कह सकते हैं, आधुनिक समय में पाठ्य पुस्तक का काफ़ी महत्व है और इसके बिना शिक्षा की कल्पना करना ही असंभव है। तो इसलिए आपने जान लिया कि इसका महत्व क्या है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के संबंध में कोठारी आयोग के सुझाव क्या क्या हैं। लोअर प्राइमरी स्तर, हायर प्राइमरी स्तर, लोअर सेकेंडरी स्तर और हायर सेकेंडरी स्तर, ये 4 स्तर हैं। इन्हीं के अनुसार कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। ये सारी पहल किसने की? कोठारी आयोग ने। लोअर प्राइमरी पहली से चौथी कक्षा तक होती है, हायर प्राइमरी 5वीं से 7वीं कक्षा तक। इसी तरीके से आप इसे बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो दोस्तों, ये रहा आज का ये प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44। अगला है, पाठ्यक्रम और अनुशासन की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। तो देखेंगे, पाठ्यक्रम और अनुशासन में अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है ये विद्यालयी क्रियाविधि का ऐसा समुच्चय है जिससे शिक्षक विद्यार्थी पूरी तरह से बंधे होते हैं। इससे विद्यालय में छात्र और शिक्षक हमेशा क्रियाशील बने रहते हैं। उन्हें सहपाठियों से व्यर्थ की बातें करने का समय नहीं मिलता कि वो कुछ भी इधर उधर की बातें करते रहें, जिससे कि वह पूरी तरह नियंत्रित, सजग और सचेत होकर छात्र अपने कार्य में ही लगे रहते हैं। समय अभाव के कारण, यानी कि इतना कम समय होता है, इसके कारण छात्रों का उद्दंडता, कटुता जैसे दूषित प्रवृत्तियों का उदय नहीं हो पाता और विद्यालय में अनुशासनहीनता की समस्या पनपने ही नहीं पाती। अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम ऐसा पाठ्यक्रम होता है जिसमें अनुशासन को केंद्र में रखकर समस्त विद्यालयी कार्यकलापों, विषय वस्तु आदि का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम और अनुशासन का जो संबंध है वो यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, फिर आज की क्लास हम बस यहीं तक रखेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।